अर्पिता की मांगे। संजय मित्तल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था और उसी घर के लोग उसे वापस आने को कह रहे थे। जी हाँ, वापस चलिए, नौकर अर्पिता से कहने लगा। ये कहीं सच में तो उसका वहम नहीं था। मित्तल परिवार ने सच में किसी को उसे वापस लेने भेजा था, लेकिन उस सड़ू संजय ने अभी अभी तो उसे बिना सही गलत किए का फर्क किए घर से बाहर निकाल दिया था। तो फिर उसने वापस किसी इंसान को क्यों भेजा है उसे लेने के लिए? इस ख्याल के बारे में सोचते सोचते अर्पिता जैसे वहां बर्फ की तरह जम गई थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि संजय मुझे पसंद नहीं करते और उन्हें लगता है कि मैं अनन्या की देखभाल अच्छे से नहीं कर सकती हूँ? उन्हें कहिए कि वो किसी दूसरी नर्स को ढूंढ ले। मैं अब ये जॉब छोड़ चुकी हूँ। अर्पिता ने अपना फैसला सुनाकर दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी। ऐसे सड़ू बॉस के साथ उसे डर था कि अगर वो अनन्या की नर्स होने की जॉब को कंटिन्यू करती तो शायद आगे इसी तरह के और ड्रामे होते। शायद उस घर में जो तूफान ही आ जाता। मिस अर्पिता, प्लीज रुकिए। नौकर को लगा नहीं था कि वो जॉब पर आने से इनकार कर देगी और इस तरह जल्दी में दरवाजा लगा लेगी। मिस अर्पिता, प्लीज मेरी बात सुनिए। बॉस ने आपको हमें वापस लाने को कहा है। वो आपकी प्रोफेशनलिज्म की कदर करते हैं और उन्हें लगता है कि अनन्या का ख्याल आपसे बेहतर और कोई नहीं रख सकता। संजय ने नौकर को अर्पिता को जल्द से जल्द आने का ऑर्डर किया था। उसे डर था कि अगर वो खाली हाथ मित्तल हाउस जाता तो कहीं संजय सर उसे भी जॉब से ना निकाल देते। जब उनका मूड खराब था तब वो मुझे एक अनप्रोफेशनल नर्स समझ रहे थे जो अनन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकती, और अब जब उनका मूड ठीक है उन्हें मैं अच्छी नर्स लगने लगी। उन्होंने मुझे समझा क्या है? क्या मैं कोई खिलौना हूँ या उनकी पर्सनल नौकर जो मुझे जब चाहे तब बुला लेंगे? अर्पिता अपने हाथ फोल्ड करके गुस्से में उन्हें सवाल करने लगी। अर्पिता अब मित्तल हाउस में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती थी, चाहे उसे वो कितनी भी ऊंची सैलरी क्यों ना दे रहे हों। वो वापस मित्तल हाउस जाकर वो रूड चेहरा नहीं देखना चाहती थी। मिस अर्पिता, आप प्लीज मान जाइए, नौकर अर्पिता से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगा। अर्पिता नौकर की ओर देखने लगी जो काफी डरा हुआ लग रहा था। कुछ देर सोचकर अर्पिता कहने लगी, मेरा अब वहां आना नामुमकिन है, मैं नहीं आऊंगी। मिस अर्पिता, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। नौकर अर्पिता से बार बार रिक्वेस्ट करने लगा ताकि वो अर्पिता को वापस चलने के लिए मना सके। मुझे अच्छे से याद है मिस्टर संजय ने मुझे जॉब से निकाल दिया था जब पिछली बार मैं वहां गई थी। अब जब वो मुझे वापस जॉब पर आने के लिए कह रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि वो पर्सनली मुझे बुलाने आए। ये कहकर अर्पिता को ऐसा लगने लगा जैसे उसके सीने से कोई बोझ कम हो चुका हो। अगर वो मित्तल फैमिली में वापस इस तरह चली जाती तो शायद आगे भी वो लोग उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते। वो अपनी इज्जत को वापस कमाना चाहती थी और उसकी हुई बेइज्जती के लिए भरपाई भी चाहती थी। क्या क्या आपने क्या कहा? बॉस यहाँ खुद पर्सनली आए आपको बुलाने के लिए? नामुमकिन, ये तो नामुमकिन है। नौकर के चेहरे का रंग मिनटों में बदल गया। वो एक इज्जतदार परिवार से था, वो क्यों एक नर्स को पर्सनली बुलाने आता? मिस अर्पिता, मैं आपकी सारी बातें मान सकता हूँ, पर ये नहीं। मैं भी आपकी हर रिक्वेस्ट मानूंगी अगर मेरी रिक्वेस्ट पूरी की जाए तो। अपनी बात पूरी होते ही अर्पिता ने जल्दी ही उसके घर का दरवाजा लगा दिया। अब हम क्या करें? वहां खड़े बॉडीगार्ड नौकर की ओर देखकर पूछने लगे। उन्हें लगा नहीं था कि अर्पिता इतनी जिद्दी होगी। वो लोग एक दूसरे की ओर हैरान होकर देखने लगे। मुझे कैसे पता होगा कि आगे क्या करना है? नौकर अपने दांत पीसते हुए कहने लगा। चलो सबसे पहले वापस चलते हैं। वो लोग मित्तल हाउस बिना अर्पिता को लिए ही लौट आए। वो लोग बहुत जल्दी में पहुंचे। रूम में एंटर करते हुए, अर्पिता कहाँ है? नौकर को वापस आता हुआ देखकर संजय नौकर के पीछे देखने लगा, लेकिन उसे समझ आया कि वो सिर्फ अकेला वहां मौजूद था। बॉस, अर्पिता वापस आने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने कहा कि पैनिक होकर नौकर अपने माथे से पसीना पोंछने लगा। कुछ देर बाद उसके मुंह से शब्द फूटने लगे। उसने कहा कि वो तब तक वापस नहीं आएंगी जब तक आप उसे पर्सनली लेने नहीं जाएंगे। संजय नौकर की बात सुनकर दंग रह गया। इससे पहले
कि वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता, उसकी गोद में बैठी अनन्या, जो दरवाजे की ओर टकटकी लगाए हुए थी, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लग गई जब उसे पता चला कि उसकी प्यारी दीदी ने आने से इनकार कर दिया है। मैंने उसे वापस आने का मौका दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। अपनी लिटिल प्रिंसेस को रोता हुआ देखकर संजय चुप हो गया। देखा आपने, प्यारी दीदी अब कभी नहीं आएंगी। अनन्या रोते हुए संजय की गोद से उठकर बेड पर जाकर बैठ गई। संजय अपने हाथों के खालीपन को अपने दिल के खालीपन से महसूस कर पा रहा था। अनन्या के चेहरे पर उदासी और निराशा छा गई थी। संजय अपने आप को संभालते हुए बेड से उठ गया। उसने अपनी शर्ट की कॉलर अपनी लंबी उंगलियों से ठीक की और नौकर को कहा, नौकर, गाड़ी तैयार करो। बॉस, आप जाना। नौकर दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन। अचरज भरी निगाहों के साथ संजय को देखने लगा। अर्पिता को सूली पर लटकाने के लिए। संजय ये कहते हुए अपने दांत चबाने लगा। वो अचंभित नौकर के पास से गुजरते हुए रूम के बाहर चला गया। अपार्टमेंट के अंदर अर्पिता को अभी नींद लगी ही थी कि अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज के बढ़ जाने से अर्पिता की नींद खुल गई। वो अपने सिर को पकड़ते हुए बेड से उठी। वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी। वो जैसे तैसे करके दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। वो एक ही रात में 2 बार नींद से उठ चुकी थी, इसलिए उसने इस बार बड़ी चिढ़ के साथ दरवाजा खोला। आपको समझ में आता है या नहीं? मैं कह चुकी हूँ ना, जब तक मिस्टर संजय पर्सनली मुझे यहाँ बुलाने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, मतलब नहीं मानूंगी। अर्पिता अपनी बात कहते कहते ही बीच में रुक गई। अपने दरवाजे पर खड़े उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो अर्पिता ने कोई भूत देख लिया हो। अगले ही पल उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाक। दरवाजे को जोर से लगाने की आवाज ने अर्पिता को वापस हकीकत में ला दिया। उसने अपना हाथ उठाकर खुद को चिमटी ली और फिर वो खिड़की से बाहर ताकने लगी। अभी तो अंधेरा था, फिर वो क्यों दिन में सपने देख रही थी? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मिस्टर संजय खुद उसे बुलाने आए हों? नो वे, उसे जरूर थकावट की वजह से वहम होने लगा है। हाँ, ये पक्का वहम ही है। अर्पिता ने खुद को तैयार किया और वापस हिम्मत के साथ दरवाजा खोलने लगी। उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में संजय मित्तल की ऊंची छवि ने उस अपार्टमेंट को काफी छोटा बना दिया था। वो अपने पैंट के जेब में हाथ डाले हुए दरवाजों से सटी दीवार के बाजू में सीढ़ियों के किनारे खड़ा था। उसकी साइड प्रोफाइल काफी आकर्षक थी। जब उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, अपना सर मोड़कर देखने लगा। वो चार्मिंग चेहरा और उसकी गहरी आंखें, किसी भी औरत का दिल उसकी नजर से बर्फ की तरह पिघल जाता। पर इस समय अर्पिता अपने दरवाजे पर सिर्फ मौत को खड़ा देख पा रही थी। वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसके हाथ जरूर कांप रहे थे। स्पेशली तब जब संजय उसकी ओर बढ़ने लगा। मिस्टर संजय, किसी को मारना कानून के खिलाफ है। भले ही मित्तल फैमिली के पास पैसा और पावर है, पर आप किसी का। संजय ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। फिर वो मुड़ा और अर्पिता को दीवार से सटा दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से अर्पिता की कमर को पकड़ा और अपनी आंखों को झुकाकर अर्पिता की ओर देखने लगा। उसके पतले होंठ कहने लगे, क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें पर्सनली बुलाने आऊं? अर्पिता का मूड मौसम बराबर। अर्पिता अब अपने कहे पर पछता रही। सामने खड़ा इंसान भले ही शांत दिखाई दे रहा था, पर उसके अंदर मानो ज्वालामुखी फूट रहा हो। संजय की आवाज अब अर्पिता को डरा रही थी। जो हाथ तब तक उसकी कमर पर था, अब वो उन दोनों की हाइट में डिफरेंस होने की वजह से उसके गले के पास आ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो अब वो कुछ देर में उसका गला दबा देगा। मैं अर्पिता ने सच में ये नहीं सोचा था कि संजय वहां आ जाएगा। उसका नौकरी से निकाल दिया जाने का गुस्सा संजय को देखकर शॉक में बदल गया। जब वो अपने ख्यालों से बाहर आई, तब उसे लगा कि उसे संजय से माफी की मांग करनी चाहिए, लेकिन संजय की आंखों में वो गुस्सा देखकर
उसके मुंह से कोई शब्द बाहर नहीं निकला। उसे लगने लगा कि संजय अब उसका खून ही कर देगा। अब क्या तुम मेरे साथ वापस चल सकती हो? संजय ने अपना हाथ हटाकर एक कदम पीछे लेते हुए कहा। अपने कदम पीछे लेते ही संजय उसका हैरत भरा चेहरा पड़ चुका था, लेकिन संजय के चेहरे पर वही रूड एक्सप्रेशन था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आप मुझे पर्सनली वापस आने के लिए पूछें, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं पक्का वापस आ जाऊंगी। अर्पिता ने खुद को संभालते हुए संजय की बात को मना कर दिया। उसने तो अभी तक अर्पिता से माफी भी नहीं मांगी थी। वो कैसे अर्पिता को कभी भी नौकरी से निकाल सकता था और कभी भी वापस आने के लिए कह सकता था? क्या अर्पिता की कोई पहचान नहीं है? संजय की गहरी आंखें चमक उठी। उसके आसपास का माहौल काफी रहस्यमय हो गया जब उसने कहा। अर्पिता अपने घर के बाहर सीढ़ियों के पास खड़ी थी और उसे अंदर जाने में अब डर लग रहा था। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन संजय ठीक उसके सामने खड़ा था। उसे नहीं पता था कि वो क्या चाहता है, लेकिन संजय ठीक उसके घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। भले ही वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वो भागकर जाती कहाँ? अर्पिता ने गहरी सांस लेते हुए खुद की हार मान ली। बॉस, मित्तल हाउस से फोन है। लिटिल प्रिंसेस की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो आपको तुरंत वापस बुला रहे हैं। नौकर अचानक से आया और उसने संजय को ये बात बताई। ये सुनकर संजय के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से जाने लगा। 1 मिनट, क्या कहा आप सबने? अनन्या को तेज बुखार है? अर्पिता ने अचंभे में आकर वहां मौजूद सब लोगों से सवाल किया। उसके चेहरे पर काफी परेशानी दिखाई पड़ रही थी। उसे अनन्या की चिंता होने लगी। इससे पहले कि संजय उससे कुछ कह पाता, वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। आप मुझे यहाँ इसलिए लेने आए क्योंकि अनन्या को बुखार था? संजय ये सुनकर अर्पिता की ओर देखने लगा। नौकरों ने अर्पिता को ये नहीं बताया था कि अनन्या को बुखार है। वो अर्पिता के चेहरे पर चिंता के भाव देख पा रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसने अर्पिता से कहा, अनन्या जिद पकड़कर बैठी हुई है। वो तब तक अपनी मेडिसिन नहीं लेगी जब तक वो तुम्हें नहीं देख लेती। अर्पिता ये सुनकर शॉक हो गई थी। उसके सामने अनन्या का उसका उसे गले लगा लेना और उसे गाल पर किस करना, उसका प्यारा चेहरा और उसके चबी चीक्स याद आने लगे। उसे याद आया कि वो कितना रोई थी जब संजय ने अर्पिता को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसकी वजह से अनन्या अपनी मेडिसिन भी नहीं ले रही थी, तब जब वो इतनी बीमार थी। आप लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अर्पिता ने गुस्से में कहते हुए अपने घर को लॉक किया और उन सबके आगे चलने लगी। बॉस, ये इतनी आसानी से हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गई? अर्पिता को बाहर जाता हुआ देख नौकर ने हैरत में आकर संजय से पूछा। कुछ देर पहले जो इंसान उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, वो इतनी आसानी से मान गई? ये तो मौसम का हाल बताने से भी मुश्किल था। संजय नौकर की बात सुनकर सोच में पड़ गया। वो अनन्या का नाम लेते ही मान गई। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी अनन्या के लिए चिंता जायज थी। गो बैक। संजय ये कहते हुए अपने हाथों की ओर देखने लगा, जो कुछ देर पहले अर्पिता को पकड़े हुए था। उसने खुद को संभाला और वो नीचे जाने लगा। जैसे ही अर्पिता मित्तल हाउस पहुंची, उसने कार का दरवाजा जोर से खोलते हुए उन सब लोगों से आगे जाने लगी। वहां खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोकना चाहा, पर उसके पीछे खड़े संजय को देखकर उन लोगों ने उसके लिए रास्ता बना दिया। वहां मौजूद सब लोगों के लिए ये अचरज से कम नहीं था। जैसे ही अर्पिता ऊपर पहुंची, उसने रूम के बाहर साक्षी को देखा। साक्षी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को मित्तल हाउस से निकालने के लिए उसने इतनी बड़ी मुसीबत सिर ली थी और जो इतनी मुश्किल से बाहर निकाली गई थी, वो एक रात में ही वापस बुला ली जाएगी, और वो भी संजय मित्तल जब उसे वापस लेने गए हों। अर्पिता, इतनी जल्दी खुश मत होना। अर्पिता पहले ही अनन्या को लेकर काफी परेशान थी, इसलिए वो साक्षी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। लेकिन साक्षी की ये बात सुनकर अर्पिता के कदम बीच में रुक गए। वो साक्षी की ओर हैरत भरी नजरों से देखने लगी। साक्षी, जरा सोचो, अगर मैं मिस्टर संजय से ये कहूँ कि अनन्या का ध्यान रखने से पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकालना होगा, तब जाकर ही मैं अनन्या का ख्याल रखूंगी, तो क्या होगा?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साक्षी का चेहरा फीका पड़ गया और वो पैनिक में आकर अर्पिता से कहने लगी। अनन्या को बहुत तेज बुखार था और वो चाहती थी कि सिर्फ अर्पिता ही उसका ख्याल रखे। क्या पता अगर उसने सच में। मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम जो कर रही हो वो बंद करो, नहीं तो मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी कि तुम मित्तल हाउस मुझसे भी पहले छोड़ दो। अर्पिता साक्षी को ये चेतावनी देते हुए सीधा रूम के अंदर चली गई। वो रूम काफी शांत था। वहां सिर्फ अनन्या के किनारे एक डॉक्टर बैठा हुआ था। अनन्या को मेडिसिन ना लेता हुआ देखकर वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो? अर्पिता। जैसे ही डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की वैसे ही रूम में संजय भी आ गया। उसने डॉक्टर को अपना हाथ दिखाते हुए अर्पिता का साथ देने के लिए कहा। बिना एक पल की देरी किए अर्पिता सीधा डॉक्टर के बगल में चली गई। इससे पहले कि वो अनन्या के पास जाती है और उसका बुखार चेक करती, उसने देखा कि अनन्या नींद में कुछ बोल रही थी। वो जैसे ही अनन्या की बात सुनने के लिए आगे झुकी, उसे समझ आया कि अनन्या उसे पुकार रही है। प्यारी दीदी। अर्पिता अनन्या की आवाज सुनकर दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी का दिल सांस लेने के लिए तड़प रहा हो। उसने अनन्या को अपनी गोद में उठाया। अनन्या, चलो अच्छी बच्ची बनो, मेरी बात मानो। देखो प्यारी दीदी यहाँ आ गई है, चलो उठो। अर्पिता डॉक्टर की ओर देखकर पूछने लगी, बुखार की दवाई कहाँ है? डॉक्टर ने जल्दी उसके हाथों में अनन्या की दवाइयाँ दे दी। अनन्या का चेहरा तेज बुखार से लाल पड़ चुका था। उदास अनन्या जैसे ही नींद से उठी, वो अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखें घिसने लगी। अगले ही पल वो अपनी छोटी आंखों से उसके सामने बैठे इंसान को देखने लगी। वो अनन्या की ओर देखे जा रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है और उसके सामने बैठा इंसान कोई और है। अनन्या, मैं प्यारी दीदी हूँ, मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अर्पिता की आवाज सुनने पर अनन्या को आखिर विश्वास हुआ कि वो उसकी प्यारी दीदी ही है। वो खुश होकर अर्पिता को गले लगाने लगी और उसे गाल पर किस करने लगी और उसने अचानक से रोना शुरू कर दिया। उसने अर्पिता को जोरों से गले लगा रखा था। उसे डर लग रहा था कि अर्पिता कहीं वापस ना चली जाए। वहां मौजूद सारे लोग अर्पिता और अनन्या को देखकर दंग रह रहे थे। प्यारी दीदी मत जाओ। हाँ बाबा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। चलो, अभी तुम्हें बुखार है, तुम पहले ये दवाई खाओ। अर्पिता ने अनन्या को प्यार से सहलाते हुए कहा। अगर मैं दवाई खा लूंगी तो भी आप नहीं जाओगी ना? हाँ बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अर्पिता ने बिना सोचे समझे हाँ में अपना सिर हिलाया। अनन्या को अर्पिता की बात सुनकर आराम लगा। वो अर्पिता को गले लगाकर बैठी और अर्पिता ने उसे दवाई खिलाई। कुछ देर बाद अनन्या का बुखार कम होने लगा। संजय का पूरा समय उस रूम में बैठे अनन्या और अर्पिता को देख रहा था। उसने 1 मिनट के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। अनन्या अर्पिता की गोद में बिना कोई जिद किए आराम से सो रही थी। ये पहली बार था जब संजय अनन्या को इतनी आसानी से बिना कोई जिद किए मेडिसिन खाते हुए देखा था। वो अर्पिता की ओर अजीब तरीके से देखने लगा। एक साथ एक कमरे में। बॉस, अनन्या का बुखार कम होने लगा है। मैंने उसकी चोटों को भी चेक किया है। जब तक वो आराम कर रही है, सुबह तक वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने अपना मेडिकल किट उठाते हुए संजय के पास जाकर उसे अनन्या की हालत समझाने लगा। आखिरकार संजय की नजर अर्पिता से हटकर डॉक्टर की ओर देखने लगी। उसने नौकर को डॉक्टर को छोड़ने के लिए भेजा। तो आज लिटिल प्रिंसेस, नौकर ने अपनी जीभ चबाते हुए अर्पिता की ओर देखते हुए कहा। ये संजय का रूम था। जब तक लिटिल प्रिंसेस वहां सो रही थी तब तक ठीक था, लेकिन अब अर्पिता को भी वहां लिटिल प्रिंसेस का ध्यान रखते हुए रुकना पड़ रहा था। संजय के रूम में कभी भी किसी औरत ने रात नहीं गुजारी थी। ये नौकर कंफ्यूज हो चुका था। उसे संजय को याद दिलाने में डर लग रहा था। क्या कुछ बचा है? संजय ने अपनी आंखें उठाते हुए नौकर की ओर देखते हुए कहा। संजय की आवाज सुनते ही नौकर ने अपने मुंह के शब्द जल्दी से निकल लिए। वो मुड़कर नीचे जाने लगा।
रूम के खाली होने पर वहां सन्नाटा सा छा गया था। अर्पिता अनन्या का ख्याल रखने में इतनी मग्न हो चुकी थी कि उसके सोने के बाद ही उसने बेड पर अपना सिर टिकाया। उसे ख्याल आया कि रूम में अनन्या और संजय के अलावा और कोई भी नहीं था। वो उसके सामने रखे सोफे पर पैर क्रॉस करके बैठा हुआ था। उसने अपने सिर को एक हाथ से जोरों से पकड़ा हुआ था। उसके माथे पर आने वाले वो बाल उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना देते थे। कोई भी उसका वो चेहरा पढ़ नहीं सकता था। उसका हर एक मूवमेंट में उसका क्लास दिखाई पड़ता था। अर्पिता को जैसे ही ख्याल आया कि वो उसकी तरफ बहुत देर से देख रही है, उसने अपनी नजरें संजय से तुरंत हटा ली। वो हिचकिचा रही थी कि वो संजय को कैसे बताए कि अब उसे वहां से जाना चाहिए। जब वो बेड पर से उठने लगी, उसने देखा कि अनन्या ने उसका शर्ट कस के पकड़ा हुआ था। अनन्या सोई हुई थी, लेकिन नींद में भी वो अर्पिता को कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। प्यारी दीदी। अनन्या अपने छोटे मुलायम होठों से अर्पिता को पुकार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नींद में अर्पिता को जाने से रोक रही हो। अर्पिता, तुम आज रात यहीं रुकोगी और अनन्या का ख्याल रखोगी। एक गहरी आवाज पीछे से अर्पिता को सुनाई दी। अर्पिता वो सुन के हक्की बक्की रह गई। उसने तुरंत ही कहा, और आपका क्या? वो जानती थी कि संजय का रूम था। जब वो पहली बार मित्तल हाउस में आई थी, नौकर ने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम के पास बिना संजय सर के परमिशन के कोई भी नहीं जा सकता है। अब जो कि वो संजय के रूम में सो रही थी, तो फिर वो कहाँ सोता? संजय अपनी आईब्रो उठाते हुए कुछ कहने लगा ही था और फिर रुक गया, मानो वो जानबूझकर अर्पिता को मेंटली टॉर्चर करना चाहता हो। मैं सिर्फ अपने बेड पर सो सकता हूँ। अर्पिता चौंक गई। उसका क्या मतलब था कि वो दोनों को साथ सोना पड़ेगा? एक साथ सोना होगा? अर्पिता सोच में पड़ गई। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि संजय अपने कपड़े निकाल रहा था। ओह गॉड! उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। जब संजय ने उसकी आवाज सुनी, संजय ने अपना कोट सोफा पर रख दिया। उसने फिर से अपनी आईब्रो उठाई और उसकी तरफ अजीब नजर से देखने लगा। संजय ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा। अर्पिता उन लड़कियों में से नहीं थी जो किसी को इस तरह उसको देखने दे। उसने जल्दी से अपने हाथ नीचे करते हुए संजय की ओर देखा। अपने नाजुक और सुंदर शरीर के साथ वो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। परियों जैसा चेहरा, शैतानों जैसा दिमाग, ये 6 शब्दों को वहां परफेक्टली मैच करती थी। ये देखकर संजय की नजर और भी गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो संजय के लिए सब कुछ नॉर्मल था। उसने अपनी टाई को ढीली किया और उस 2 मीटर लंबे बेड पर जाकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लेट गया। इससे पहले कि अर्पिता कुछ रिएक्ट कर पाती, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके उस पोस्चर को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो कह रहा हो, मैं पहले सोता हूँ, तुम अपनी सोच में खोई रहना। अर्पिता। आराम से सोती हुई बाप बेटी की जोड़ी को देखकर अर्पिता को अलग सा सुकून मिलने लगा। सिर्फ वो तीनों उस रूम में मौजूद थे। संजय और अनन्या आराम से सो रहे थे। अर्पिता भी दिन भर के भागदौड़ और काम के साथ थक गई थी, लेकिन जब उसने उस आदमी को बेड पर सोते हुए देखा तो उसने वापस अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा की। वो खुद को सोने नहीं दे सकती थी। कुछ भी हो जाए, वो खुद को सोने नहीं दे सकती थी। अगले ही पल उसकी नजर संजय के उस खूबसूरत चेहरे पर आ पहुंची। जब उसकी आंखें बंद होती थी, वो इतना भी रूड नहीं दिखता था, जो लोगों को बिना कुछ सोचे समझे ही रिजेक्ट कर देता था। उसका चेहरा किसी कलाकार के बनाए हुए मास्टरपीस से कम नहीं लगता था। अर्पिता उसे पहली बार इतने करीब से देख रही थी। वो जैसे जैसे उससे देख रही थी, उसकी नजर और भी गहरी हुई जा रही थी। जब वो अपने उन ख्यालों से बाहर आई
उसने अपने माथे पर मारते हुए खुद को संभाला और चुपचाप खुद को समझाने लगी। वो ऐसे टाइम पर प्यार में पड़े पागल इंसान की तरह क्यों बिहेव कर रही थी? भले ही संजय मित्तल दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान था, पर वो उसका कभी नहीं हो सकता था। उन दोनों की किस्मत कभी नहीं मिल सकती थी। अगर गलती से उसे संजय कभी मिल भी जाता तो शायद उसे संभाल नहीं पाती। वो बेड पर तो डेफिनेटली सो नहीं सकती थी, पर पूरी रात भर वो खड़ी भी तो नहीं रह सकती थी। उसने बड़े ध्यान से अनन्या का हाथ अपनी शर्ट से हटाया। जब उसे लगा कि अनन्या गहरी नींद में सो चुकी है, वो मुड़ी और सोफे की तरफ चले गई। उसने सोफे पर पड़े एक कुशन को उठाया और वहां सोने के लिए बैठ गई। एक पूरी भागदौड़ भरी रात के बाद खिड़की से सूरज के उजाले की किरणें दिखाई दे रही थी। अर्पिता इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, वो सो गई। इतने शांत माहौल में संजय की आंख खुल गई, जो कि सोया हुआ था। अगली ही पल बेड पर एक परछाई सी बैठ गई। वो अपने अकड़े हुए बदन को इधर उधर मुड़कर ठीक करने लगा। उसके चेहरे पर सोकर उठने का कोई निशान नहीं था। अर्पिता की ओर देखते हुए, जो कि बहुत गहरी नींद में सोफे पर सोई हुई थी, उसे उसकी असिस्टेंट की कही हुई बात याद आ गई। उसके आसपास मौजूद लोगों को भी पता था कि ऐसे इंसान को मित्तल हाउस में रहने की कोई भी परमिशन नहीं देगा जिसका बैकग्राउंड संजय को पता ना हो। उसने उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जो हुआ उसे देखने के बाद वो एक रात में ही मित्तल हाउस में वापस आ चुकी थी। संजय बेड से उठा और सोफे के पास जाकर अर्पिता को देखने लगा। सोते वक्त भी वो काफी खूबसूरत दिखती थी। अर्पिता, आखिर तुम हो कौन? संजय ने धीमी आवाज में खुद से कहा। ऐसा लग रहा था मानो अर्पिता उसे सुन रही हो। करवट लेने के लिए सोफे पर पलटी और नीचे गिरने की कगार पर ही थी। संजय ने जल्दी ही गिरती हुई अर्पिता को संभाला। जैसे जैसे संजय ने राहत की सांस ली, उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके हथेलियों में दो नरम नरम गोल गोले थे। वो अपने हाथों के भाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। संजय जम सा गया। भले ही उसने अपने जीवन में किसी लड़की को नहीं छुआ था, लेकिन उसे पता था कि उसने अभी अभी क्या छुआ है। इससे पहले कि अर्पिता के हाथों से अपना हाथ हटाता, उसने देखा कि अर्पिता ठंड के मारे कांप रही थी। वो नींद में उसकी बाहों से लिपट गई। संजय, जो कि हमेशा अपने चेहरे पर रूड सा एक्सप्रेशन लिए घूमता है, आज उसके चेहरे पर प्यार के भाव दिखाई पड़ रहे थे। जल्दी उसने अर्पिता को बेड पर लेटा दिया। किसी बच्चे की तरह होती हुई अर्पिता को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। सोती अर्पिता को कांपता देख संजय उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही संजय ने उसे ब्लैंकेट से ढकना चाहा, अर्पिता ने करवट ली और वो नींद में बड़बड़ाने लगी। आई विल सर्वाइव। संजय ने जैसे ही अर्पिता की बात सुनी, उसके कदम अचानक से रुक गए। उसने अपनी आंखें छोटी कर ली